सलाम, शीबा आप सभी का स्वागत करती हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम अपनों से दूर अपनों के पास में। आज की हमारी शख्सियत जो है, जहाँ पे ये खड़े हैं वहां इन्हें खिताब मिला है मॉर्गन फ्रीमैन ऑफ कश्मीर। यस, शायद आप जान गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मशहूर मारूफ नामवर नामचीन फनकार, अदाकार, एक्टर एंड वॉइस एक्टर चांदधर जी। चांदधर जी से हम आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले चांदधर जी अपनी जुबानी कुछ कहे। मैं चाहती हूँ कि इन्होंने कैसे सिफर से शिखर तक का सफर तय किया, उसके कुछ अंश आप तक पहुंचाएं हमारे इस खास पैकेज में। थैंक यू शिल्पा। एक ऐसे अदाकार जो जब आईना देखा करते तो अपनी सूरत को नापसंद करते। गुप्ता की पिछली जिंदगी का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इन्हें वही कहने की इजाजत दी जाए जो इस मुकदमे से ताल्लुक रखती हो। पर इन्हें क्या पता था कि इनकी सूरत और इनकी आवाज से ही इन्हें लोगों के दिलों पर राज करना है और कला के क्षेत्र में ही कुछ कर गुजरना है। बात हो रही है भारतीय थिएटर, टेलीविजन और फिल्म अभिनेता और वॉइस एक्टर चांदधर की। बाकी रहा सवाल कैंप्स में रहने वाले लोगों का। हम जितनी जल्दी हो सके उन्हें तमाम सहूलियतें फराहम करेंगे। जिन्हें आवाज और अदाकारी की दुनिया में खिताब मिला है मॉर्गन फ्रीमैन ऑफ कश्मीर का। यूं तो अभिनय, आवाज और अंदाज का ये चांदधर कश्मीर घाटी के शहर श्रीनगर के करनगर इलाके में पैदा हुआ और इनका बचपन कश्मीर के खूबसूरत मनाजर देखते ही गुजरा। पर ये पिछले 48 सालों से मुंबई में कार्यरत है, मतलब एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग की भूमिका को बड़ी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। गोया ये कहें कि इनकी आवाज किरदारों को जीवन देती है तो गलत नहीं होगा। बेहतर होगा मुझे अभी खत्म कर दो। तुम यहाँ बदला लेने नहीं आए हो, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि ड्यूटी का वक्त हो गया है। चांदधर करीब 6 या 7 साल के रहे होंगे जब इन्होंने कला के साथ, थिएटर के साथ, मनोरंजन की दुनिया के साथ जुड़ने का इरादा अपने जहन में कर लिया था। कश्मीर में छोटी आयु में ही रंगमंच के अलावा रेडियो और प्रसार भारती के कई सारे प्रसिद्ध शोज में हिस्सा लेते रहे और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहे। इतना ही नहीं, कम उम्र में ही टेलीविजन पर बतौर लाइव स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी काम किया। सर, मुझे उन पर बिल्कुल सर, ये आप क्या? मनोरंजन उद्योग के प्रति आकर्षण, कुछ हटके और कुछ नया करने की लालसा चांद के लिए ये रंग लाई थी कि थिएटर प्लेज में प्रॉम्प्ट करते करते इन्हें एक्टर्स के सारे डायलॉग्स याद हो जाया करते थे। और ऐसे में जब कभी भी नाटक का कोई अहम किरदार या पात्र किसी कारणवश आखिरी मोमेंट पर अवेलेबल नहीं हो पाता था या किरदार निभाने से रह जाता था, तो ऐन मौके पर चांद को स्टेज पर खड़ा किया जाता उस किरदार के बदले। और ऐसे में चलते नाटक में जहां किरदार बदल जाते हैं, वही उसी पल ये किरदार में आकर उस नाटक का भार अपने कंधों पर लेकर वाहवाही लूटते थे। आज मैं पूरे पैनाम को एक साथ एड्रेस कर रहा हूँ। लड़ाई के समय से पैनाम एक अजीब से अमन के दौर से गुजर रहा है। ये पीस बना है कोऑपरेशन की मदद से और लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट से। अदाकारी के साथ साथ चांद को क्रिकेट खेलने का भी बड़ा शौक था। शायद यही वजह रही कि वो लंबे समय तक मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में क्रिकेट कमेंटेटर भी काम करते रहे। चांदधर इतने अच्छे क्रिकेट खेला करते थे कि रांझी तक भी पहुंच जाते, पर अफसोस एक पैरालिटिक अटैक के कारण ये संभव न हो पाया था और चांद को क्रिकेट न चाहते हुए भी त्याग देना पड़ा था। और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कश्मीर घाटी छोड़कर मुंबई आना पड़ा था। मुंबई आना भले ही इत्तेफाक था, पर इत्तेफाक उनके लिए लक्ष्य तक पहुंचने का साधन बना। दरअसल चांद की नानी का इलाज मुंबई में होना था और चांद को इनके हमरा यहाँ आना था। मुंबई का लाइफस्टाइल, यहाँ की दौड़ती भागती जिंदगी ने इन्हें इस कदर प्रभावित कर दिया कि इन्हें मानो शहर से प्यार हुआ। और जब नानी का इलाज खत्म होने के बाद कश्मीर लौटना हुआ, तो लौटने पर घर वालों को कॉन्फिडेंस में लाकर चांद ने 1978 में मुंबई वापस लौट आने की इजाजत मांगी। और ऐसे में बाकी की कॉलेज की पढ़ाई से लेकर कला के साथ साथ अदाकारी और आवाज की दुनिया के अनेक पहलू और रंग को पार किया, बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा, वापस आने का वक्त आ गया है। कभी टेलीविजन पर और कभी फिल्मों में बेहतरीन अदाकारों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो कभी हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की ये वॉइसिंग में पहली पसंद बन गए।
अभिनेता के तौर पर इन्हें हर किरदार में पसंद तो किया गया, लेकिन उससे कई ज्यादा कामयाबी इन्हें अपनी दमदार अदाकारी और अंदाज से आवाज की दुनिया में मिली। क्या ये मुमकिन है कि उनमें हमसे ज्यादा जुनून हो? ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। टेलीविजन की बात करें तो ये जो है जिंदगी, कैंपस, फोर्ट्स ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, चंद्रकांता, घराना, बसेरा, किसे अपना कहें, जय हनुमान, अमानत, कोरा कागज, कुछ पल साथ तुम्हारा, इत्तेफाक, नूरजहां, अदालत, चाणक्य, आहट चंद ऐसे सीरियल्स हैं जिनमें चांद ने अपनी अदाकारी से एक अच्छी खासी छाप छोड़ दी। चांदर ने अपनी आवाज से विदेशी फिल्मों में भी रंग भर दिए और ऐसे में 150 हॉलीवुड फिल्में इनके खाते में आ गई, जिनमें डीप इम्पैक्ट, इंडिपेंडेंस डे, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स, ओलंपस हैज फॉलन, नट्स, वांटेड, बेन-हर, ट्रांसफॉर्मर्स, एक्सपेंडेबल्स, ईडी द ईगल, एक्समैन, जेसन बर्ने, हिडन फिगर्स, हंगर गेम्स, ब्लैक पैंथर, इटर्नल सनशाइन, 12 मंकीज, एवेंजर्स, द फेवरेट, द एक्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन और स्पाइडरमैन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने कमाल कर दिया। काम को ठुकराना सारे सिस्टम को खतरे में डालने के बराबर है। अब आलम यह है कि कोई भी बड़ी अंग्रेजी फिल्म क्यों न हो, अहम किरदार को अपनी आवाज से जीवित करने की जिम्मेदारी चांद पर आनी लाजमी बनती है। गर्ज चांदर 48 साल से मनोरंजन उद्योग में काम कर रहे हैं और देश के सबसे बड़े वॉइस एक्टर्स में शामिल होते हैं। ऐसे में अपनों से दूर रहकर अपनों के पास होने का सबूत भी पेश कर रहे हैं। चांद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में, अपनों से दूर अपनों के पास में। वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया है। आप आई गेस हमारे कश्मीर के वाहिद ऐसे फनकारों में से, एक्टर्स में से, वॉइस आर्टिस्ट में से, मैं तो वॉइस एक्टर आपको कहूंगी, जिन्हें मॉर्गन फ्रीमैन ऑफ कश्मीर का खिताब मिला है। और आपने ना सिर्फ यहाँ की फिल्मों को डब किया है बहुत बेहतरीन तरीके से, इंडियन फिल्मों को, बॉलीवुड फिल्मों को, बल्कि हॉलीवुड फिल्मों को भी। तो एवेंजर्स हम कैसे भुला सकते हैं, इन्फिनिटी वॉर, अलावा इसके बहुत और सारी फिल्में। और खास तौर से अगर हम जुरासिक पार्क की बात करें, आपका हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस के साथ उसी के बाद मुझे लगता है एक कनेक्शन जुड़ गया और कोलैबोरेशन हो गया। उसके बाद आपको हॉलीवुड फिल्मों के डबिंग के ऑफर्स मिलने लगे। उसी प्रोडक्शन हाउस में, नाम है स्वर्गीय लीला घोष। I have been working with them in this single house for the last almost 28-29 years. Wow. They were the production house who asked me to come for this Morgan Freeman audition. The film was perhaps either Deep Impact or Independence Day. I don't remember fully. तो मेरी वॉइस जो है उस पे लगा के उन्होंने they sent it to the Hollywood producer, जो उसका प्रोड्यूसर था, and he said, okay, fine. I think this voice suits Morgan. Wow. So then I started doing all Morgan Freeman films, जो भी उस प्रोडक्शन हाउस में आती थी। और करीब 8-9 फिल्में मैंने अभी तक मॉर्गन फ्रीमैन की डब की हैं। फिर उसके बाद में कुछ उसकी 1-2 कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें उसने वॉइस ओवर किया था, तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे बुलाया और वो सब वहां से रिक्वेस्ट आई थी कि उसी से करवा लीजिएगा। पहला फेज क्या डिफिकल्ट था आपके लिए जब आपने किया? पहले हमने जब हिंदी डब की थी बहुत साल पहले फिल्म सिटी में, तो वहां पे उन्होंने बीप लगा दिए थे, बिकॉज मुश्किल होता था लोगों को पिकअप करना, तो उन्होंने बीप लगा दिए थे 1 2 3, द थर्ड बीप मींस यू हैव टू स्टार्ट। लेकिन अब वो नहीं है, अब यू हैव टू, अब तो टेक्निक भी काफी इजी हो गई है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम इतना एडवांस नहीं था, बट कोशिश करते थे कि पहले देखते थे, 2-3 बार देखते थे जो भी डायलॉग डब करना है, 2-3 बार देखते थे, रिहर्सल करते थे, उसका क्या एक्सप्रेशन है, कैसे है, कहाँ पे पॉज दिया उसने, हिंदी में कहाँ पे उसका पॉज आएगा। हाँ, लेकिन जब हम आपको सुनते हैं ना तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी आत्मा आपके अंदर है, मतलब मॉर्गन फ्रीमन मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है मॉर्गन फ्रीमन, बिकॉज एक तो काफी उसकी फिल्में डब करते करते थोड़ा बहुत सीखा भी और काफी कमाया भी। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, बाहर के किसी एक्टर ने? रिसेंटली एक फिल्म की थी हमने डब, द लाइट ईयर, उसमें मॉर्गन फ्रीमन नहीं था, बट आई हैड डन अनदर कैरेक्टर दैट, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो, उन्होंने भेजा वहां पे, तो वहां से कुछ उन्होंने एक मैसेज मुझे दिखाई कि दैट चांद हैज डन अ वेरी नाइस जॉब इन डबिंग दिस कैरेक्टर या वो सब, तो वो एंड प्रोडक्शन पीपल दे शोड मी दैट लुक हियर, दिस हैज कम फॉर यू।
अच्छा लगता है। कौन सी लैंग्वेज इजी होता है डब करने में, यू फील लाइक? आई थिंक इट इज द इंग्लिश वन। इंग्लिश में मैं अब इतना रम गया हूँ। आई मस्ट हैव डन मोर देन 150 हॉलीवुड मूवीज। कभी कभी आपको महसूस होता है कि अगर मैं इंग्लिश कैरेक्टर भी करता तो मेरे पे फिट बैठता? नहीं, ऐसा तो भी है। आई फील वेरी वेरी कंफर्टेबल ओनली व्हेन आई डब इट। Dub it. यस। आपको हमेशा वॉइसिंग से प्यार था, आपको थिएटर से बड़ा लगाव था, बट टेलीविजन आपको ज्यादा फैसिनेट नहीं करता था। आपने जितना ऐसा सोचा कि टीवी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा या फिल्में आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, उतनी फिल्में और टेलीविजन आपके पीछे पीछे दौड़ा। उन्होंने तो गले लगाया आपको। कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता नजाकत आ ही नजाकत आ जाती है। ही जाती है। मुझे जब काम करते करते वक्त हो गया तो मुझे भी थोड़ी सी मेरी शक्ल में थोड़ी सी अकल भी आ गई, थोड़ी सी चेंज हो गई। वरना आई वाज, इफ यू सी माय, जो एक फोर्सफुली आई वाज आस्क्ड टू डू अ फिल्म, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला मुझे कि चलो करो। दैट वाज अंकुश। हाँ, अंकुश, राइट। मैंने मना आपका किया। काम सराहनीय था। मैंने कहा यार, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस स्क्रीन। क्या, क्यों मुझे ये कर रहे हो यार? नहीं 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 यार, वो चलो ना, करो ना यार। आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव नॉट गॉन टू डब माय कैरेक्टर। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट मच। मैंने कहा मुझे नहीं करना है भैया। तो उसके बाद में खैर वो जैसे तैसे वो हो गया। एंड आफ्टर दैट हमारे एक फ्रेंड ने एक सीरियल किया था, ये जो है जिंदगी। ये जो है जिंदगी, करेक्ट। तो उसमें भी खैर जान पहचान वाला ही था, तो उसने बोला यार कर ले कर ले। बड़ा जबरदस्त प्रेशर डाला कि नहीं करो करो। जैसे मैंने कहा चलो ठीक है कर ले। उसके बाद में एक और कैरेक्टर आ गया, पर्शियन कैरेक्टर। यस, पर्शियन कैरेक्टर। और जब आपने वो कैरेक्टर किया था और आपको डायरेक्टर ने गले लगा के ये बोला था अभी तक कहाँ थे और आप नर्वस हो गए थे, मैंने अच्छा किया। अच्छा, वो जब गले लगाए उसके बाद मैं नर्वस हो गया, यार मैंने ऐसा क्या किया। दैट वाज, मैं कैसे किया वो लिखा। मुझे एक आध वर्ड उसका नाम याद है, हब्बज़ा कशीरे मस्जिद के फरते अजमत, कुछ ऐसा था। खैर उस टाइम नर्वसनेस ने मैंने वो पूरा ऐसा रटा लगाया था उसको कि वो जो ही उन्होंने बोला एक्शन, मैंने एक्शन पे इतना फटाफट बोल दिया और वो ट्रू हो गया। आपको शायद नर्वसनेस थी जल्दी खत्म हो जाएगी, बला टल जाएगी, बट आपको ये नहीं पता था कि ये एक ऐसा रास्ता है आपकी कामयाबी का जो आपको न जाने कहाँ ला खड़ा करेगा। इत्तेफाकन ही सही, जबरन ही सही, बट ये आपके लिए बहुत अच्छा लकी साबित हुआ। टेक के बाद जो डायरेक्टर ने चीख की, मतलब बड़े जोर से बुलाया काट। मैंने कहा मर गए, या तो शायद अच्छा नहीं लगा होगा। तो उसने एक्साइटमेंट में बोल दिया था काट। मैंने जब आया मेरे समय, अच्छा दैट वाज अ शॉट वेयर आई वाज सिटिंग डाउन, यू नो, with my folded legs, ये वो सब। तो फिर आके उसने हाथ दिया और उठाया मेरे को, गले लगाया, बोला अरे यार कहाँ थे। मैं तो अच्छा हुआ रिजवी साहब का भला हो जिसने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। मैंने कहा हाँ वही तो। अब कैसे उसको मन में तो मैं उसको इतना बुरा बुरा बोल रहा था कि भैया तूने कहा। ऐसा कुछ याद है आपको जिसकी छाप बहुत ज्यादा आपके जहन पर है इस सफर में, कश्मीर से मुंबई तक के सफर में? कश्मीर का तो एक टैगोर हॉल मुझे बहुत याद है। हाँ, जहाँ पे प्लेस किया करते। कितने प्लेस किए थे आपने वहाँ? बिकॉज दैट वाज द ओनली प्लेस, ओनली थिएटर इन कश्मीर जहाँ पे हम करते थे। वहां पे हमने कश्मीरी प्ले भी किए और हिंदी प्ले भी की। खुद ही सेट बनाते थे, खुद ही डायरेक्ट करते थे उसको, जैसे तैसे वो निपटा लेते थे प्ले। और उसके बाद में जो सेटिस्फेक्शन होता था, जो मजा आता था, यार वाह। प्ले होके फिर थोड़ी देर वहां पे बैठ के लोग बोलते थे क्या करना, हमने कुछ नहीं, अब हमें थोड़ा सा चाय पी दे दो। खुद ही अपना स्टोव जलाया, चाय बनाई, पी के फिर घर निकल गए। कुछ अनुभव ऐसे रहते हैं जो आपको काफी कुछ देते हैं, जैसे कि आपका अनुभव सुरभि के साथ 415 एपिसोड शायद आपने किए। उस अनुभव ने भी आपको 415 तो टोटल थे, 410 का मैंने वॉइस ओवर किया था। सुरभि इतना फेमस हो गया कि then in 95 I became the first channel voice, first Indian to be the channel voice of a foreign country. That was my honor first.
मेमोरेबल कैरेक्टर कौन सा आपका रहा है जो बड़े दिल के करीब है? मेरे दिल के करीब था किसे अपना कहें। हाँ, किसे It अपना was कहें। it was produced by the legendary actor whom I have been admiring, whose idol, who's an idol to me since my childhood, Dilip Saab. दिलीप साहब, राइट। Dream come true. I got a call from a house. उन्होंने जब बोला कि हम दिलीप साहब के प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे हैं, हम एक सीरियल बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उसमें एक 2 फैमिलीज हैं, उसमें एक फैमिली का हेड करें। मैंने कहा यार ये हाउ कैन आई नॉट डू दिस सीरियल। सो आई सेड ओके फाइन। बोला डेट्स मिले, मैंने कहा मैं आपके लिए कहीं से भी डेट्स अरेंज कर लूंगा, आप मेरा हाँ कर लीजिए। एंड देन आई सी दिस great guy. Every day I used to go for shoot. We used to sit together, talk together. He used to talk about his days. I used to, coax him. अच्छा सर, फिर उसके बाद ऐसा कैसे हो? ये कौन सी फिल्म थी? इसमें आपने and he used to talk about it. And every day I used to see a new man in this person. हाँ, दिलीप साहब on the set. Yeah. The eyes would speak volumes, even if he doesn't speak, but the eyes would speak. खामोशी काफी कुछ बोलती है, और वो दिलीप साहब ऐसे एक्टर रहे हैं जिनकी खामोशी काफी कुछ बोलती थी। एक बार तो उन्होंने मेरा ऐसा कॉलर पकड़ के, ऐसा मतलब जोर से पकड़ा मेरा कॉलर, मेरा अंदर की सांस अंदर, बाहर की बाहर। अब वो कुछ बोले और ना ही मेरे से कुछ बोलते बनता है। थोड़े टाइम, जैसे वो कहते हैं ना दिलीप साहब पॉज, थोड़े टाइम के बाद उन्होंने मेरा वो ग्रिप छोड़ दिया। मैंने सांस ली, बोलता है ऐसी ग्रिप होनी चाहिए सी। ओह वाओ। And second thing in my life was when I got an opportunity to do a serial with another legendary actor. Batao, can you guess? And the serial's name was also Ittefaq. राजेश खन्ना। Yes, राजेश खन्ना साहब, करेक्ट। Kakaji. Wow, both legendary personalities you have been working. He was doing the main character in that. हाँ, correct. Ittefaq. I was doing another character in that. मतलब ठीक है, उनका उस टाइम तक थोड़ा सा उनके नाक नक्श बदल गए थे, उनका थोड़ा सा पर्सनालिटी भी बदल गई थी, बट उनका ऑरा जो था इट यूज्ड टू बी सेम। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम किया है। जैसे वॉइसिंग की अगर बात करें, वॉइस तो आपका ऐसा पैशन रहा है, वॉइसिंग के लिए तो आपने अपना पूरा पैशन दिया, अपनी रूह दी है वॉइसिंग को एज अ वॉइस एक्टर। दैट वाज माय पैशन, वॉइसिंग वाज माय पैशन। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, टेलीविजन और फिल्म जो किया है वो थोड़ा सा कुछ मजबूरी में और कुछ एक आध मुझे अच्छा भी लगा, तो मैंने कहा कि यार अब करना ही है। कहते हैं ना, जब ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। टेलीविजन करना ही है तो ठीक है, कर लेते हैं थोड़ा बहुत। बट आई नेवर गेव सेकंड प्रेफरेंस टू माय वॉइसिंग। वॉइसिंग वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। हाँ, उसके बाद में अगर टाइम मिलता है तो प्यार। आप जब मुंबई आए तो गौरिया के नाम से आप बहुत पॉपुलर हो गए दोस्तों में। गौरिया, अगर मौका मिले वापस कश्मीर जाने का तो कहाँ रहना पसंद करेंगे? वहाँ हिल स्टेशन पर या श्रीनगर में, डल झील में? नहीं, जहाँ पे मैं पहले रहता था वहीं पे। हाँ, करानगर में। और दूसरा मैंने आई ट्राई टू बी कीप माय रूट्स अलोंग, आई मीन विद माय होमलैंड। मैंने इसीलिए यहाँ पे एक जॉब ज्वाइन किया जिसमें मुझे आई यूज्ड टू वर्क एज अ कमेंट्री स्पीकर इन कश्मीरी विद INDB मिनिस्ट्री। वो भी मैंने करीब 25 साल किया जी, ताकि मैं अपनी लैंग्वेज को भूल ना पाऊं, मैं अपनी लैंग्वेज के टच में रहूं। इसीलिए मुझे कश्मीरी में जो भी मुंबई में प्रोग्राम होते थे प्रेफरेंस इसलिए मुझे दी जाती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू हैव दैट सर्टिफिकेट कि भाई ही इज वर्किंग विद INDB मिनिस्ट्री। ये एक सर्टिफिकेट मुझे था और उसकी वजह से शायद काफी काम भी मिला मुझे। वाह, मुझे अच्छा लगता है। मुझे इनफैक्ट ये कहना चाहिए आपको कि ताइशु कशीर हुंद नाव रोशन कोरमुत एच ताइ पर फख्र। मगर मुझे जैसा बेच रोशन करो।
बस इसी तरह से बस हमारी दुआएं आपके साथ है। ओरजू दोरकोट यही हम कहेंगे, और क्या कहेंगे। और जाते जाते कोई कश्मीर का फोक है बहुत पॉपुलर है, वो हो जाए थोड़ा। कश्मीरी गाना सुनाता हूँ हाँ हाँ। जो हमने कई साल पहले रिकॉर्ड किया था और जो काफी फेमस हो गया था। चैन तरसते म्यान तरस, तरस, एक वट बनिए सन नहीं तरस। तरस। यस। आई यूज्ड टू रियली लाइक दिस सॉन्ग। हाँ तो जब यहाँ पे मुझे ये गाने के लिए बोला गया कि चैन तरसते म्यान तरस, बोला कि भाई आप क्या है काली से स्टार्ट करेंगे सर। मैंने कहा यार हमें काले गोले का हमें भेद नहीं है, मुझे नहीं गाना आता है, मैं खाली इतना मैं ये गा लूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो रिकॉर्ड करो, नहीं तो नहीं। हाँ। तो मैंने उनको सुना, इन्होंने बोले अरे ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा लेकिन मैं देखो स्टार्ट कब करना है ये मुश्किल है, क्योंकि मुझे म्यूजिक का ज्ञान नहीं है। हम्म, फिर एक जो अरेंजर थे वहां पे, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया एक्सिस तुम ध्यान रखना, बाहर तो मैं खड़ा हूँ, जब मैं माय फोर्थ फिंगर गोज अप यू स्टार्ट। हाँ। तो उसने मुझे इशारा किया, 1 2 3 4, आई स्टार्टेड चैन तरसते म्यान तरस, एक एक बड़ वट बनिए बनिए सन। सही तरस। Your tune and my tune will माय make टून यार, together our tune. टुगेदर आटम, राइट। Or Shiva, my day was so nervous, full of nervousness because the legendary singers were all there. हाँ So amongst them, a novice without any knowledge of music and song, I was there. मेरी समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं, कौन सी दीवार से अपना सर पटकूं, मगर क्या करें। कभी भी आप नर्वस हुए, इनफैक्ट आप हमेशा कहते हैं कि जब आप नर्वस होते हैं तब आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। आई मीन एंड उसी नर्वसनेस में ये एक ही टेक दिया और उन्होंने ओके किया। मुझे लगा शायद ये मेरा दिल रखने के लिए ओके बोल रहे हैं, पता नहीं बाद में किससे गवा लेंगे। फिर जब मैंने टेलीविजन को सुना, मैंने कहा यार ये तो मेरा ही रखा है इन्होंने, ये तो अच्छा सही। किया यार। बेजान होता है कैरेक्टर, उसमें आप अपनी आवाज से जान डालने की कोशिश करते हैं, और हर बार हर मर्तबा जब भी आपने जान डालने की कोशिश की है वो कैरेक्टर यादगार कैरेक्टर रहा है, चाहे वो किसी हॉलीवुड फिल्म का हो, चाहे वो हिंदी फिल्म का हो, चाहे वो टेलीविजन का हो, चाहे फिर थिएटर जगत का हो, या जो भी आप वॉइसिंग करते हैं उसका हो। तो आप खुद ही एक इतने बेहतरीन इंसान है, इतनी शख्सियत है जिन्होंने अपनों से दूर रहकर भी अपनों का नाम फख्र से ऊंचा किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, आइंदा Thank you. जरूर आपको फिर से शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। थैंक यू Thank सो मच। खुदा My हाफिज। pleasure. बाय बाय, Take टेक care केयर, and God. बाय, Take नमस्ते, care थैंक and यू stay सो blessed मच, always. थैंक्स, बाय। Take care. Bye bye. तो ये थे चांद जी। मैं उम्मीद करती हूँ आज का अपनों से दूर अपनों के पास प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।